हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुरना यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पर हम 25 फरवरी शिफ्ट 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, शिफ्ट 2, ठीक है। 25 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 की आंसर शीट लेके आए हैं और इसके अंदर फिर से भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पुटअप करेंगे। आप जानते हैं कि कंप्यूटर के क्वेश्चन में इसमें 52 आते हैं। कुछ लोगों के नंबर कम आए हैं तो हम देखना चाहेंगे कि इसके अंदर शायद कोई क्वेश्चन गलत हो। चलिए टाइम ख़राब करेंगे कम करेंगे और हम अपना काम शुरू करते हैं। $75 नंबर का क्वेश्चन होता है CPCT का, जिसमें आपके 52 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कंप्यूटर के आते हैं। और 52 क्वेश्चंस में से हम जब आगे चलेंगे तो पहले हम कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे और कंप्यूटर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले नॉर्मल लेवल के आते हैं, उसके बाद मीडियम होता है, फिर उसके बाद हार्ड लेवल के कंप्यूटर आने लग जाते हैं बीच बीच में। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसमें आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी या साइट तक पहुंचने के लिए एक्सेस हेतु क्रेडेंशियल भी हो सकते हैं। तो आपने कंप्यूटर पे किसी भी काम किया है किसी ब्राउज़र के अंदर आपकी डाटा जो पूरा सेव होता है वो आपका कुकीज़ में सेव होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों कुकीज़। लाइनक्स में सिस्टम को बूट करने और रूट फाइल सिस्टम में कमांड चलाने के लिए किस डायरेक्टरी में शेयर्ड लाइब्रेरी इमेज की ज़रूरत होती है। तो कंप्यूटर के अंदर जब लाइनक्स में काम करते हैं तो लाइब्रेरी फाइलें होती हैं और लाइब्रेरी फाइलें जो होती हैं आपकी वो लिब के अंदर सेव होती हैं, .lib के अंदर। डेव में होती हैं डिवाइस की फ़ाइल, बिन में बाइनरी फाइल और यूज़र में आपकी फ़ाइलें होती हैं यूज़र की। लेकिन कंप्यूटर को बूट करने के लिए वो होती हैं लाइब्रेरी फाइलें होती हैं, तो LIB लिब डायरेक्टरी के अंदर वो सेव होती हैं। संबंधित डेटा के व्यवस्थित संग्रह को क्या कहा जाता है। तो संबंधित डाटा के जो व्यवस्थित संग्रह होता है उसको हम डाटाबेस कहते हैं। और डाटाबेस की डेफिनेशन यही होती है कि किसी भी डाटा को एक व्यवस्थित क्रम में सेव करना या उसे संग्रह करना डाटाबेस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण या कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का हिस्सा नहीं है। तो आप देखते हैं ईमेल आईडी का हिस्सा होना चाहिए पूछा गया है नहीं बोला, हिस्सा होना चाहिए बोला गया है। तो हिस्सा जो होना चाहिए वो ईमेल आईडी में @ सबकी में आपने देखा होगा सभी में होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है जो कि इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन एक या एक से अधिक मापदंडों को पूरा करने वाली सेल की संख्या लौटाता है। तो आप एक्सेल के अंदर काम करेंगे तो कौन सा फंक्शन है जो एक से अधिक मापदंडों को पूरा करने वाले, यानी कि जो कंडीशन पूरे कर रहे हैं। तो कंडीशन पूरे कर रहे होंगे तो वहाँ पे अपन काउंट इफ़ लगाएंगे। तो काउंट इफ़ और काउंट इफ़ एस दो फंक्शन दिए इसमें, तो इसमें से किसको आपको चुनना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक सही करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ इफ़ दिया है वहाँ मापदंड पूरे करने की बात की जाएगी। तो MS ऑफिस 2019 में कौन सा फंक्शन है जो एक या एक से अधिक मापदंडों को पूरा करने का काम करेगा। जब एक मापदंड को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए काउंट इफ़ लगाएंगे, और एक से अधिक मापदंड को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए काउंट इफ़ एस लगाया जाता है। दोस्तों इसको आप एक्सेल में लगा के देखिए कैसे लगाते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इस फंक्शन का एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें इसे कैसे लगाया जाता है बता दूंगा आपको। संबंधित पेज वेब पेज के संग्रह को क्या कहते हैं। सभी जानते हैं कि वेब पेज का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है, तो इसका आंसर होगा वेबसाइट। स्क्रीन पर कर्सर या इंसर्शन पॉइंट को नियंत्रित करने के लिए डैश कीबोर्ड कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो हम कीबोर्ड के अंदर नेविगेशन की इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी एरो की होती हैं कीबोर्ड में। उन एरो की के माध्यम से हम अपने इंसर्शन पॉइंट को, अपने कर्सर को आगे पीछे ले जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो इंसर्शन मतलब एरो की या फिर नेविगेशन की इसका सही आंसर है। एक्सेल वर्कशीट में जूम जो बार होता है वो दिखाई देता है, तो वो आपका दोस्तों स्टेटस बार पे दिखाई देता है। और स्टेटस बार पे कहाँ, यहाँ मेरा माउस जहाँ पर है इस जगह पे यहाँ दिखाई देता है नीचे की साइड में। तो ये आपको बॉटम में राइट साइड में दिखाई देता है। इसका सही आंसर है बॉटम में राइट साइड।
इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक डैश होना चाहिए, तो प्रत्येक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होना ही चाहिए। ये बिल्कुल सही आंसर है। अभी तक के क्वेश्चन मैंने देखे हैं 9 क्वेश्चन, 9 के 9 क्वेश्चन ईजी हैं। इंटेल हाई डेफिनेशन ऑडियो साउंड कार्ड की फ्रिक्वेंसी, ये थोड़ा सा आपका एक टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। जो आपका इंटेल ऑडियो साउंड कार्ड होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कितने हर्ट्ज़ की होती है, तो उसकी दोस्तों आप यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा जो निशान है आप उस पर टिक करें, क्योंकि इंटेल के साउंड कार्ड की क्वालिटी अच्छी होती है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा है उसको आप टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो एम एस वर्ड का जो वर्णन करने वाला जो वर्ड सेंटेंस है आप देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जी नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यह एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जी नहीं, एम एस वर्ड कोई OS नहीं होता, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। बिल्कुल सही आंसर है कि यह एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है टैबलेट स्लाइड्स में एक बहुत छोटे डिजिटल कैमरे द्वारा संचालित होते हैं और फिर कागज़ की छवि पर पैटर्न बनान करते हैं। तो ऐसे कौन से टैबलेट होते हैं जो कि स्लाइड के रूप में बहुत छोटे डिजिटल कैमरे का काम करेंगे? तो कैमरे का काम जो करते हैं दोस्तों, जहाँ कैमरा दिया है वहाँ पे ऑप्टिकल नाम जरूर होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्टिकल सही आंसर होगा दोस्तों। बाइनरी सबस्ट्रैक्शन यानी कि घटाव में इनमें से कौन सी क्रिया बोरो यानी कि हासिल उत्पन्न करेगी? तो जब अपन घटाव करते हैं बाइनरी में तो 0 और 1 का घटाव करेंगे तो वहाँ पे एक हासिल मानी जाती है, ये कैरी किया जाता है। 0 0 में कैरी नहीं किया जाता, और 1 1 में कैरी नहीं किया जाता, और 1 0 में कैरी नहीं किया जाता, लेकिन हाँ 0 1 में एक कैरी किया जाता है। ये बाइनरी नंबरों को किस प्रकार से हम घटाते हैं ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं वीडियो फंडामेंटल में बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, तो इसलिए आप हमारे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए वीडियो बहुत जल्द आपके लिए अवेलेबल करा देंगे कि बाइनरी अंकों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, बाइनरी अंकों को किस प्रकार से घटाया जाता है और इन पर किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है दोस्तों। इसके लिए बहुत सारे ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कैसे करेंगे, गेट इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे वीडियोस के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगले क्वेश्चन पे आने से पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। MS वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस माउस क्लिक का उपयोग किया जाता है? तो हमको यदि पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो मैंने बताया था डबल क्लिक करने से एक सेंटेंस सेलेक्ट और एक वर्ड सेलेक्ट होता है, लेकिन ट्रिपल क्लिक करने से एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, और कंट्रोल+ क्लिक करने से आपकी एक लाइन सेलेक्ट और एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ट्रिपल क्लिक, बिल्कुल सही आंसर है ट्रिपल क्लिक। अगला प्रश्न है, डिस्प्ले स्क्रीन पर 36 यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? सभी जानते हैं आपकी स्क्रीन पर पतली पतली लाइन होती हैं, जो आपकी स्क्रीन है उस पर आप कैसे पतली पतली बहुत सारी लाइनें होती हैं, ऐसे लाइनें होती हैं, बहुत सारी ऐसे लाइनें होती हैं, और इन लाइनें जो होती हैं आड़ी और खड़ी लाइनें होती हैं, इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं दोस्तों, जिसका आंसर है रेजोल्यूशन। किसी व्यक्ति की या किसी अन्य वस्तु द्वारा यूज़र नेम और पासवर्ड का अनुमान लगाने से रोककर अकाउंट को सुरक्षित रखा जाता है, तो किसके द्वारा? हम कंप्यूटर के अंदर जब अपन लॉक लगा देते हैं तो उसमें यूज़र अकाउंट को हम किसी को बताना नहीं चाहते, लिखा हुआ है किसी व्यक्ति या किसी अन्य वस्तु द्वारा यूज़र नेम और पासवर्ड का अनुमान लगाने से रोक दिया जाता है, तो उसके लिए अकाउंट को क्या करते हैं? सुरक्षित कर देते हैं। तो किसके द्वारा सुरक्षित करते हैं? तो अकाउंट को क्या करते हैं बताइए? जी हाँ, अकाउंट को लॉकआउट करके, है ना, अकाउंट को लॉकआउट का इंग्लिश का आंसर नहीं दिया इसका, ये लिखा हुआ है। अकाउंट को लॉकआउट करके हम उसको ये जो अपने अकाउंट के यूज़र नेम पासवर्ड होते हैं उनको अपन एक प्रकार से सिक्योर कर सकते हैं। बायोस द्वारा आयोजित परीक्षणों का एक श्रृंखला है, तो बायोस द्वारा जो काम होता है दोस्तों क्या होता है? बायोस के द्वारा जो टेस्टिंग होती है उसे क्या कहते हैं? बायोस जो टेस्टिंग करता है उसे हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट कहते हैं, जो कि बूटिंग के टाइम पर सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो पोस्ट ही होती है। प्रिंटर का कौन सा घटक आपको पेज के दोनों साइड पर छापने की अनुमति देता है? तो प्रिंटर जो दोनों तरफ छापता है वो प्रिंटर आपके डुप्लेक्स प्रिंटर कहलाते हैं, उसे हम डुप्लेक्स प्रिंटर कहते हैं। जी आपका सही आंसर है डुप्लेक्सर।
माउस के कर्सर की गति के संदर्भ में DPI का क्या नाम होता है? तो DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। बिल्कुल सही बात है, डॉट पर इंच सही जवाब। फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेंगे। और DPI क्या होता है? DPI का मतलब आप जब कोई फ़ोटो प्रिंट करते हैं तो फ़ोटो जो आपका प्रिंट होता है बहुत सारे डॉट से प्रिंट होता है। उन डॉट्स को हम DPI, 1 इंच में कितने डॉट्स हैं उन्हें हम DPI कहते हैं। और ये नॉर्मली 1 इंच में 300 DPI के हिसाब से प्रिंट की जाती है और बाय डिफ़ॉल्ट 300 DPI होता है। आगे लिखा हुआ है प्रिंटर स्टेट पेज द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की पहचान नहीं हो पाती है? प्रिंटर स्टेट का मतलब होता है आपका प्रिंट किया और प्रिंट आपने कमांड दे दी तो हमारा प्रिंटर स्टेट बोर्ड में चला गया। तो प्रिंटर स्टेट पेज द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की पहचान नहीं कर सकते? क्या आप ओवरहेड प्रिंटिंग को नहीं दे सकते? जब हम प्रिंटिंग कमांड दे देते हैं, मैंने ये फाइल आप जो खुली हुई है ये फाइल मैं प्रिंटिंग में दे दूँ 1 बार 2 बार 3 बार, तो आप प्रिंटिंग स्टेटस में देखेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि आपने 2 बार 3 बार दिया हुआ है। तो आपको अवरोधित प्रिंटेड हेड मालूम चल जाएगा, ब्लॉकिंग जो हो रही है वो मालूम चल जाएगी, ठीक है। और यदि आपने संरेखण संबंधी समस्या आ रही हैं, यानी कि अलाइनमेंट से संबंधित समस्या आ रही है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जब प्रिंट करेंगे तो वो बोल देगा एलिमेंट ज़्यादा है कम है जैसा भी है बता देगा। और मैकेनिक कलर रिप्लिकेशन के बारे में अगर समस्या आ रही है तो वो भी प्रिंटर आपको बता देगा कि अगर इंक कम हो गई है, स्याही कम हो गई तो वो बता देगा। लेकिन डोमेन नेम सिस्टम, ये डोमेन नेम सिस्टम का नेटवर्क मालूम चलता है। ये डोमेन नेम सिस्टम आप प्रिंटिंग के साम पर स्टेट में नहीं चेक कर सकते कि डोमेन नेम की प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, वो आप प्रिंटिंग से नहीं देख पाएंगे, वो आपको अपने नेटवर्क में ही चेक करना पड़ेगा, प्रिंटिंग से आप नहीं चेक कर पाएंगे। तो इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम समस्या। प्रिंटर टेक्स्ट को सीधे इनपुट करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? यदि आपको सीधा प्रिंट करना है, डायरेक्ट प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास OCR आते हैं, स्कैनर आते हैं, जो हम सीधा स्कैन करते हैं, सीधा प्रिंट कर लेते हैं। जैसे आपने कई बार मॉल वगैरह में देखा हुआ, वो स्कैनर से लाइट मारते हैं और आपका बिल रेडी हो जाता है ना। तो लाइट मारने बिल रेडी होता है, वो आपका OCR होता है दोस्तों, उसे हम OCR कहते हैं। OCR इसका सही आंसर होगा। नेटवर्क के संदर्भ में राउटर की सही व्याख्या कीजिए। तो राउटर क्या होता है? इसका उपयोग एनालॉग टेलीफोन के लिए करते नहीं, एनालॉग के लिए जो होता है वो मॉडेम होता है, नेटवर्क में ये राउटर नहीं होता। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पते इससे प्राप्त होने वाले सिग्नल को अवधारित करता है। आवर्धित का मतलब होता है एम्पलीफायर। सिग्नल ये ये भी नहीं करता है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट एम्पलीफायर डेट सिग्नल रिसीवर्स, तो ये भी नहीं है ना। आवर्तित मतलब होता है आने वाला काम, तो ये भी ये आपका राउटर नहीं करता है। राउटर क्या करता है? ये विभिन्न नेटवर्क जो होते हैं आपके, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसका आंसर होगा यह विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करके इंटरकनेक्टेड नेटवर्क उपकरणों के समुद्र या उनके समक्ष या समुद्र के माध्यम से, यानी समुद्र क्या है? समुद्र यहाँ पे पूरा इंटरनेट का जाल, वो समुद्र है, पानी वाला समुद्र नहीं है ये, ठीक है। तो उपकरणों के समुद्र के माध्यम, ये समुद्र समझ जाइए, समुद्र क्या है? ये समुद्र वो पानी वाला समुद्र नहीं है। ये उपकरणों के समुद्र के माध्यम से एक पथ को चार्ट करके पैकेट को उसके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। सही आंसर है। चौथा है यह एक वायरलेस नेटवर्क डिवाइस है। इसका उपयोग नेटवर्क के वायरलेस कवरेज को बढ़ाने के लिए करते हैं? जी नहीं, बढ़ाने के लिए करते हैं, वो रिपीटर होता है। तो ये भी नहीं होगा, बाकी 2 नहीं है, आपका सी वाला ही बिल्कुल सही आंसर है। डेटा को अस्थायी रूप से संपीड़ित करने के लिए, संपीड़ित का मतलब होता है उसको कंप्रेस कर देना। तो अस्थायी रूप से उसको कंप्रेस करने के लिए MPEG विधि फ्रेम को पहले कौन सी 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? यदि आपको अस्थायी रूप से उनको यदि किसी MPEG वीडियो को कंप्रेस करना है तो उसको आपको I फ्रेम, P फ्रेम और B फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में है। ये फ्रेम क्या होते हैं इसके बारे में जानने के लिए फिर वही मैं आपसे बोलूँगा कि हमारे थ्योरेटिकल वीडियो जरूर देखिए, तो आपको मालूम चलेगा कि फ्रेम, I फ्रेम, P फ्रेम और B फ्रेम क्या है। और मैं शायद अपने इन पेपर में PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाता हूँ, याद नहीं रहता मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं अपनी PDF फाइल इसमें दे दूं। अगर आप लोगों को PDF फाइल नहीं मिलती है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसमें PDF फाइल आप लोगों के लिए अवेलेबल करा सकूं, क्योंकि PDF की जो क्वेश्चंस होते हैं, ये पेपर होते हैं, वो वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं, लेकिन हमारे पास ये पेपर अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पर आपको सारे पेपर अवेलेबल करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश एप्पल मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले ऑडियो फाइल फॉर्मेट में सबसे अधिक
उपयोग किए जाने वाला फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो एप्पल जो फॉर्मेट होता है, एप्पल के अंदर AIFF फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है एप्पल का, ये एप्पल के द्वारा ही बनाया गया है। जैसे कि जो आपके विंडोज़ होती हैं उसमें वेब और ARR फॉर्मेट होता है, उसी प्रकार से एप्पल के अंदर AIFF ODE फॉर्मेट होता है दोस्तों। अगला है प्रिंटर ठीक से काम करे, इसके लिए उसे कहाँ पर रखना चाहिए? तो उसको हम एक समतल एरिया पर रखना चाहिए, सूरज की रोशनी में रखना चाहिए, प्रिंट आउट शीघ्रता प्राप्त करने के लिए पैरों के पास रखना चाहिए, या कार्यालय में भीड़ भाड़ वाली जगह पर रखना चाहिए? तो सीधी सी बात है कि प्रिंटर को हमें समतल जगह पर रखना चाहिए, ताकि वो समतल रखेंगे तो हमारा प्रिंटर ठीक से काम कर सके। सही आंसर है बी। कूट लेखन यानी कि इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का परिणाम आउटपुट होता है। तो इनक्रिप्शन जो अपन लिखते हैं, इनक्रिप्शन जो है वो कौन से एल्गोरिथम का एग्जांपल है? तो वो उसका जो परिणाम है वो होता है दोस्तों सिफर टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट बोला जाता है उसको, जो अपन इंस्क्रिप्ट करके लिखते हैं, यानी कि उसको हम जो लॉक करके लिख देते हैं, उसको हम इनक्रिप्ट किए हुए डाटा को हम सिफर टेक्स्ट कहते हैं। तो सिफर टेक्स्ट क्या होता है? सिफर टेक्स्ट आपका इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का परिणाम होता है। यदि आपके लैपटॉप का LCD डिस्प्ले मंद यानी कि डिम हो जाता है, तो इस समस्या को आप कैसे हल करेंगे? जाहिर सी बात है, यदि आपकी डिस्प्ले डाउन हो गई है तो उसमें कुछ बटन होते हैं, उनको हम क्लिक करके उसकी हाईलाइट जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट होती है उसको बढ़ा सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर किसी में आपको बटन नहीं दिया हुआ, लैपटॉप है, लैपटॉप में बटन नहीं होता, लैपटॉप में आपकी स्क्रीन की डिस्प्ले क्वालिटी कम हो गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके हाईलाइट को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो ब्राइटनेस कैसे बढ़ाएंगे? आप ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं ब्राइटनेस का ऑप्शन कौन सा है। कंट्रोल पैनल में पावर लाइन में जाएँ और उचित नियोजना हाइपर फॉर्मेट में जाकर आवश्यकता के अनुसार ब्राइटनेस को बढ़ाएँ। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। दूसरा दिया है लैपटॉप कीबोर्ड से सेटिंग बदलें। लैपटॉप कीबोर्ड से सेटिंग बदलें, ये भी सही हो सकता है, लेकिन कौन सी सेटिंग बदलें ये नहीं बताया। अगर वो ये कहते कि लैपटॉप कीबोर्ड से आप ब्राइटनेस सेटिंग को बदलें तो हम मानते वो सही है। बिजली की आपूर्ति बदलें, ये बिल्कुल नई ऑप्शन नहीं है। और बिजली की आपूर्ति वोल्टेज को बढ़ा दें, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन है पहला वाला कि आप कंट्रोल पैनल में जाकर सेटिंग करें और सेटिंग में जाकर उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा दें। पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स का एक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स का एक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स के लिए आप देखेंगे फॉर्क उसकी कमांड होती है, एग्जिट होती है, वेट होती है, लेकिन आउट नाम से कुछ भी यूनिक्स के अंदर नहीं होता। आउट फंक्शन कुछ भी यूनिक्स में नहीं होता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग तो हो गया। डेस्क कंप्यूटर से अधिक ऊर्जा की बचत करते हैं। तो कौन से कंप्यूटर हैं जो किस कंप्यूटर से अधिक ऊर्जा की बचत करते हैं? तो आप देखेंगे पारंपरिक आधुनिक कंप्यूटर ऐसा कोई नाम नहीं होता है। डेस्कटॉप लैपटॉप से ज़्यादा, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप से अधिक बचाते हैं? जी नहीं, लैपटॉप जो होते हैं वो डेस्कटॉप से अधिक बचाते हैं। दूसरा वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लाइनक्स के बूट लोडर को क्या कहा जाता है? लाइनक्स का बूट लोडर जो होता है दोस्तों, उसको हम ग्रब क्या कहते हैं? ग्रब कहते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। लाइनक्स का जो बूट लोडर होता है उसे ग्रब कहा जाता है। आमतौर पर .com का दर्शाता वो क्या होता है? वो कमर्शियल वेबसाइट के लिए बताया जाता है। .com डोमेन नेम कमर्शियल वेबसाइट के लिए होता है, कंपनी कॉम्प्लेक्स कॉम के लिए नहीं बल्कि कमर्शियल के लिए होता है। इंटरनेट से संदर्भ में ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इजी क्वेश्चन आए हैं। अभी तक के मुझे 32 क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने। 32 के 32 क्वेश्चन मुझे इजी लगे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा जो कठिन हो, जहाँ पे आप पास हो जाएंगे। अगर आपने ऐसा पेपर आया है, आपने सही से पढ़ा है, तो थोड़ा सा भी आपने पढ़ लिया होगा तो आप इजीली इस पेपर को क्रैक कर सकेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अभिभावकों और संगठन को चयनित साइटों को अवरुद्ध करने और इंटरनेट एक्सेस पर समय सीमा निर्धारित करने की अनुमति देता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम है जो अभिभावक का मतलब आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम अलाउ पार्टनर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन टू ब्लैक सेलेक्टेड साइट एंड सेट टाइम लिमिट ऑन द इंटरनेट एक्सेस? अभिभावक का मतलब हो गया जो आपके पेरेंट्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो, है ना। तो अभिभावक और संगठन और चयनित साइटों को अवरुद्ध का मतलब हो गया, अवरुद्ध को क्या बोलेंगे यार इंग्लिश में? ब्लॉक। हाँ, अवरुद्ध को बोलते हैं ब्लॉक, लिखा हुआ ब्रो, है ना। तो ब्लॉक
साइटों को ब्लॉक करने और इंटरनेट एक्सेस पर समय सीमा निर्धारित करने के लिए अनुमोदित करता है। उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर हम इंटरनेट पे समय सीमा निर्धारित कर दें कि इस टाइम पे चीज़ ब्लॉक हो जाएगी, इस टाइम पे चीज़ नहीं खुलेगी, इस टाइम पे ये खुलेगी, तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसको क्या कर दिया जाएगा? उसमें फ़िल्टर लगा दिया जाएगा। जिस प्रकार से एक्सेल में लगाते हैं फ़िल्टर, वैसे ही फ़िल्टर लगा दिया जाएगा। वेब फ़िल्टर बोला जाता है उसको। जो प्रोग्राम होता है जो एक्सेल के अंदर जो अपन वेबसाइट चाहेंगे वो वेबसाइट नहीं खुलेगी। जैसे कि बहुत सी वेबसाइट पॉर्न होती हैं, तो हम चाहते हैं हमारे ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन ना हो, तो हम वेब फिल्टर के द्वारा उन वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे कोई भी एडल्ट कंटेंट सर्च नहीं होगा और ना ही वो ओपन होगा दोस्तों। तो वो करने के लिए वेब फिल्टर नाम का प्रोग्राम यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से खाली स्थान सूचना की छोटी फाइलें होती हैं जो एक वेब सर्वर पर उत्पन्न होती हैं और वेब ब्राउज़र को भेजती हैं। तो ऐसी कौन सी फाइलें हैं? ऐसी कौन सी फाइलें छोटी होती हैं जो एक वेब सर्वर पर उत्पन्न होती हैं और वेब ब्राउज़र को भेजी जाती हैं? उसको हम कुकीज़ कहते हैं दोस्तों। छोटी छोटी फाइलें होती हैं जो सर्वर से हमारे कंप्यूटर पर आती हैं, उन्हें हम कुकीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकीज़ कहते हैं। ठीक है। अगला है, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाने के लिए निम्न में से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, हम जब एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं तो उसको हम ब्राउजिंग कहते हैं। सर्फिंग भी कहते हैं उसे अपन। सर्फिंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउजिंग सही आंसर है। इंटरनेट के संदर्भ में FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका बिल्कुल सही आंसर है। वेब ब्राउज़र के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य क्या है? वेब ब्राउज़र के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य क्या है? बुकमार्क से क्या होता है? बुकमार्क से हमने किसी विशेष पेज को और बुकमार्क लगा दिया, तो जहाँ से हमने फाइल बंद की थी, हम जब ब्राउज़र ओपन करेंगे तो उस ब्राउज़र को बुकमार्क लगाने के बाद उस ब्राउज़र में उस वेबसाइट को वहीं से खोल सकते हैं जहाँ हमने उसे बुकमार्क लगाया था, जहाँ हमने बंद किया था। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छी सुविधा है, अच्छी विशेषता है दोस्तों। तो इसके लिए आप आगे बढ़िए। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन आंसर जो दिया है, वेब ब्राउज़र के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट वेबसाइट को सेव कर लेना और व्यवस्थित करना, ताकि आप उनको बार-बार उनके पास बार-बार जा सकें, उनको बार-बार डायरेक्टली खोल सकें। पहला सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। एक छोटा सा अनुप्रयोग जो आपको अपने वेब ब्राउज़र में कुछ विशेष प्रकार की सामग्री देखने में देता है। नहीं, ये नहीं है यार, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। www या WAIS का पूरा नाम क्या है? WAIS का पूरा नाम वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस होता है। ये आप याद करना पड़ेगा। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस फुल फॉर्म है। MS वर्ड 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F3 के साथ कितने ऑप्शन आते हैं? ये मैं बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Shift+F3 ये आपकी शॉर्टकट की होती है चेंज कीज की, और इसमें आप 3 चेंज कीज इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ 3 चेंज कीज। तो इसका सही आंसर है 3। और वो 3 चेंज कीज कौन से होते हैं? लोअर केस, अपर केस और सेंटेंस केस। ठीक है, इसमें आप बाकी के और केस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2019 में वैध सेल एड्रेस है? तो वैध एड्रेस सभी में एक जैसा होगा। तो आप देखिए वैध क्या है? 9A भी गलत, A9 भी गलत, ABC भी गलत। पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम, तो ये एकदम करेक्ट है। तो D बिल्कुल सही आंसर। MS वर्ड 2016-19 में ड्रॉप कैप के लाइन के लिए आप अधिकतम कितनी ला दे सकते हैं? तो कोई भी MS ऑफिस हो, हर MS ऑफिस के अंदर अधिकतम ड्रॉप कैप लाइन होती हैं, वो 10 होती हैं दोस्तों। 10 ड्रॉप कैप की लाइनें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती हैं, अधिकतम 10 होती हैं, और कम से कम आप 1 लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी MS वर्ड 2019 में कौन सा कमांड निर्दिष्ट टेक्स्ट और फॉर्मेट की स्थिति का पता लगाने का काम करता है और उसकी बदली कर देता है? तो ऐसा कौन सा है जो ढूंढेगा और बदली कर देगा? फाइंड करेगा और रिप्लेस कर देगा। तो जाहिर सी बात है फाइंड रिप्लेस ही होगा, इसलिए इसका आंसर है फाइंड और रिप्लेस। जो फाइंड करेगा और रिप्लेस करेगा Ctrl+H शॉर्टकट की होती है, और ये आपको होम टैब में मिलेगा। इस जो निशान दिया है, ध्यान से देखिए, इस निशान को आप क्या कहते हैं? ये निशान जो दिया है इस तरीके से, इस निशान को आप क्या कहते हैं? इस निशान को कंप्यूटर के अंदर कैरेट, क्या कहते हैं? कैरेट कहा जाता है। बिल्कुल सही, कैरेट। क्या कहते हैं? कैरेट। टाइप कैरेक्टर नहीं है, स्काई कोड नहीं है, पैराग्राफ मार्क भी नहीं है। पैराग्राफ मार्क तो ऐसा होता है, उल्टा पी जैसा ऐसे होता है पैराग्राफ मार्क तो। ठीक है, तो कैरेट इसका आंसर बिल्कुल सही है, कैरेट।
राहुल की कंपनी के नाम में एलटीडी शामिल है। एमएस वर्ड संक्षेपाक्षर का अनुसरण करके किसी भी शब्द को स्वचालित रूप से कैपिटल कर देता है। इस कैपिटल को रोकने के लिए राहुल एलटीडी को डैश सूची में जोड़ना चाहेगा। तो यदि हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करने के बाद हम कुछ लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैपिटल बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली कैपिटल बन जाता है, वो ऑटो करेक्शन क्या होता है, ऑटो करेक्शन। तो ये शब्द आपको कहाँ मिलेगी, ऑटो करेक्शन में मिलेगी। तो ऑटो करेक्शन वाला ऑप्शन कौन सा होगा, सही देखिए, ऑटो करेक्ट एक्सेस, ऑटो करेक्ट, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अब सही कौन सा करना है, तो बोल रहा है इसको ठीक करने के लिए किस सूची में जाएंगे, तो ऑटो करेक्शन नाम का ऑप्शन मिलेगा। ऑटो करेक्ट में आप जाएंगे, वहाँ आपको ऑटो करेक्शन के नाम से वहाँ मिलेगा ऑटो करेक्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब हो गया वो एलटीडी को छोड़ देगा, उसे कैपिटल नहीं करेगा, है ना। तो आपको इसमें जो अक्षर को छोड़ना है, एक्सेप्ट करना है, उसको आप यहाँ पे एक्सेप्शन वाले ऑप्शन में टिक लगा देंगे तो वो एक्सेप्शन में चला जाएगा। सही आंसर है, ठीक है। अगला जो आंसर दिया है, ऑटो करेक्ट सुविधा फीचर्स के सभी प्रयोग शब्द की डैश समांतर सूचनाएं द्वारा समर्थन है। ऑटो करेक्ट सुविधा जो होती है उसके सभी प्रयोग शब्दों की डैश समांतर सूचियां द्वारा समर्थक है। तो ऑटो करेक्ट, इसका जरा आप इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश। ऑल द यूजर ऑफ the autocorrect features are supported supported by how many पैरेलल लिस्ट ऑफ वर्ड। इसका मतलब है कि ऑटो करेक्ट शब्द जो होती है उसके प्रयोग जो आप प्रयोग करते हैं, उसके शब्द जो होते हैं उस शब्द का आप प्रयोग करते हैं उसके लिए डैश समांतर सूचियाँ उपलब्ध होती हैं। तो ऑटो करेक्शन के लिए आपके पास केवल दो सूची मिलेंगी, एक गलत शब्द की, एक सही शब्द की। यानी कि एक जगह आप डालेंगे जो शब्द करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं वो, और दूसरी जगह पर वो शब्द जो उसकी जगह पर रिप्लेस होकर नया शब्द आ जाएगा वो। तो यहाँ पर दो, इसका आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। दो ऑप्शन होते हैं उसमें। आगे दिया हुआ है, नीचे दी गई इमेज को आप देखें और बताएं कि इसमें कौन सा मार्जिन है। तो दोस्तों ये मार्जिन सेटिंग के लिए, ये जो ऑप्शन जो होता है किसके लिए है, ये मार्जिन सेटिंग के लिए है, इसे मार्जिन बोलते हैं। और ये कौन सा मार्जिन है, ये नॉर्मल मार्जिन है, तो ये मार्जिन सेटिंग बोलते हैं। सही आंसर है मार्जिन सेटिंग। और ये नॉर्मल मार्जिन जो होता है दिखने में ऐसा ही होता है, तो नॉर्मल मार्जिन का ये लोगो है। अभी इससे पहले एक पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन था कि ये लोगो किसका है, तो वहाँ पर नैरो का था, बहुत करीब ये लाइनें दिख रही हैं, लाइनें बहुत करीब थी, तो वो नैरो का लोगो बनाया गया था। और ये आपका नॉर्मल का लोगो है, तो लोगो भी पूछ लेते हैं किसका है ना, बताना पड़ेगा आपको। तो इस अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एमएस वर्ड 2019 में होम टैब के किस समूह में आपको बहुत सारी सूचियाँ मिलेंगी, बहुत सारी सूचियाँ, बहुस्तरीय मतलब होता है लेबल, एक के बाद एक लेबल जो होता है वो आपकी होती है नंबरिंग और बुलेट और नंबर में। तो आपको बहुत सारी सूची किसमें मिलेगी, बुलेट और नंबर में। बुलेट और नंबर आपको कहाँ मिलता है, वो आपको पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा। किसमें मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप में। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, मॉडेम की आवश्यकता एक केबल के माध्यम से इंटरनेट के एक्सेस हेतु की जाती है, है ना। तो मॉडेम शब्द का अर्थ क्या होता है, मॉडेम को हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। सही आंसर है ये पहला वाला। अभी तक कोई भी क्वेश्चन मुझे गलत नहीं मिला, आंसर सारे आंसर सही हैं। मेल मर्ज के लिफाफे में इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट डालने के लिए किस चेक बॉक्स को इनेबल किया जाता है। तो यदि हम एमएस वर्ड में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं और मेल मर्ज में लिफाफे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट डालना चाहते हैं तो उसके लिए किस चेक बॉक्स को इनेबल किया जाएगा। तो उसमें नाम दिया होगा, आप देखिए, ऐड पोस्टेड और ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज का नाम होगा ऐड इलेक्ट्रॉनिक, नाम ही दिया इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट करने के लिए, तो ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रश्न नंबर 50वां दिया हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऑनलाइन तकनीक है जो विभिन्न स्थानों के उपकरणों या उपयोगकर्ताओं को एक साथ एक स्थान पर जाए बिना डैश मीटिंग आयोजित कराती है। तो कौन सी मीटिंग होती है, फेस टू फेस, ऑफलाइन, लॉकड ऑफ और लॉकडाउन। जी हाँ, फेस टू फेस मीटिंग होती है वीडियो कॉलिंग में, पहला आंसर है। फेस टू फेस मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें यदि बच्चे फेल हो गए हैं तो भाई उनका पता नहीं, भगवान ही मालिक है। ये बहुत ही इजी पेपर आया हुआ है, इसमें कोई भी कठिन क्वेश्चन मुझे लगता है नहीं है।
और दूरस्थ मशीन से स्थानीय मशीन में डेटा भेजने के लिए हम क्या करते हैं, दूरस्थ मशीन आपकी सर्वर मशीन हो गई, वहाँ से हमारी मशीन पर लोकल मशीन में डाटा आता है तो उसको हम बोलते हैं डाउनलोडिंग करना। क्या बोलते हैं उसको, हम डाउनलोडिंग करना बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा डाउनलोडिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मैंने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बताया है कि रिमोट मशीन से लोकल मशीन पर डाटा आना क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का कि अब आप एक ईमेल रिप्लाई करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी फील्ड स्वचालित रूप से भर जाती है। जब भी आप किसी को रिप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि टू वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली भर जाता है, क्योंकि जिसने मेल किया होता है उसी को रिप्लाई करते हैं, इसलिए टू वाले में उसका नाम, उसका जो एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिक भरने वाला डाटा जो है वो टू इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने 52 क्वेश्चन पूरे कवर किए हैं। आज के क्वेश्चन इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। इसका PDF फाइल आपको मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और मेरी प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज सीखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा मैं थ्योरेटिकल वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, एक्सेल के बहुत सारे फंक्शन अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।